हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा। इसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में जनरल इंट्रोडक्टरी थिंग्स को स्टडी करा है और उसके अलावा कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस मेजरली हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन सब रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है। मेजरली जो है हम इन मोटे तौर पे 4 रिएक्शंस जो हैं वो पाई जाती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा, इनके एग्जांपल्स भी स्टडी करे हैं। इनके अलावा कुछ और रिएक्शन जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एजोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक जिसमें कि एनर्जी सप्लाई करी जाती है यानी कि हीट एब्जॉर्ब करी होती है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है। तो इन रिएक्शंस के बारे में भी जनरल ब्रीफ में हमने जो है स्टडी करा था। अब कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के टाइप्स हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है रेडॉक्स रिएक्शंस का। तो रेडॉक्स जैसा कि इसका नाम है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है और जब ये दोनों प्रोसेस को हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, कंबाइंडली ये कंबाइंड होती हैं किसी एक रिएक्शन के अंदर, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा, रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिन रिएक्शंस के अंदर हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स वाला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि अगर किसी रिएक्शन में से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल रहा है तो वो कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी हम इसे रिडक्शन रिएक्शन ही बोलते हैं। इसके विपरीत ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन के। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के केस में बात करती हूँ तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन जैसा इसका नाम है, यानी कि इसमें ऐड होगी ऑक्सीजन और निकलेगी हाइड्रोजन। रिमूवल हाइड्रोजन का होता है, एडिशन ऑक्सीजन का। जबकि रिडक्शन में रिमूवल ऑक्सीजन का होता है और एडिशन हाइड्रोजन का होता है। तो जस्ट अपोजिट प्रोसेसेस हैं ये। अब हम बात करते हैं कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, क्या मतलब होता है इसका। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो केमिकल्स दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो केमिकल किसी भी रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं तो कोई एक केमिकल दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल दूसरे केमिकल को रिड्यूस कर रहा है दैट इज़ नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन हो गई कि जो केमिकल दूसरे केमिकल को रिड्यूस कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली साथ चलती हैं। रेडॉक्स मैंने आपको बताया था कि 2 कंबाइंड होती हैं प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है कि साइमल्टेनियसली का मीनिंग होता है एक साथ, जब पैरेलल कोई चीज़ चल रही है। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये साइमल्टेनियसली एक साथ चलती हैं, यानी कि एक रिएक्शन से ऑक्सीजन निकलता है और दूसरी रिएक्शन में ऐड हो जाता है।
ठीक है ना। एक रिएक्शन में निकल रहा है ऑक्सीजन और दूसरी तरफ जाकर वो ऐड हो जा रहा है, यानी कि निकल रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इकट्ठा चल रही है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी। कैसे, आप देखिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक ये इक्वेशन दे रखी है सामने, CuO प्लस H2, फिर आगे लिख रखा है Cu प्लस H2O, यानी कि CuO को क्या बोलते हैं, कंपाउंड का नाम है कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो कॉपर प्लस वाटर बनता है। तो इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए कि CuO जो है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। तो CuO का रिडक्शन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। आप रिएक्टेंट्स को ही कंसीडर करेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं देखेंगे, आप रिएक्टेंट्स को ही कंसीडर करेंगे। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, तो कॉपर ऑक्साइड जो है इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है, जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाँ जी, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो रिडक्शन करता है दूसरे केमिकल का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे केमिकल का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इस रिएक्शन में रिडक्शन कौन कर रहा है, ये जो कॉपर ऑक्साइड वाली रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन कौन कर रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन रिडक्शन करना है। हाइड्रोजन की वजह से ही तो ये ऑक्सीजन कार्बन कॉपर ऑक्साइड से अलग हो रहा है। तो रिडक्शन करने वाला कौन है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और अब देखिए कि हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। लेकिन अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो क्या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होता, ऑक्सीजन के लिए इसको यहाँ से लेना पड़ा है ना, तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड ने हेल्प करी है इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन किस चीज़ की वजह से हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से ये पूरा केमिकल कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ इस इक्वेशन के अंदर, जो आपके सामने लिखी हुई है, हाइड्रोजन हुआ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ इस इक्वेशन के अंदर, कॉपर ऑक्साइड होगा। ठीक है जी। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ रिडक्शन होगा उसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में या बिल्कुल ही सिंपल वे में आप जानना चाहेंगे, इसको एक डेफिनेशन के तौर पे रटना चाहेंगे, तो आप ये भी कह सकते हो कि जहाँ पर रिडक्शन होगा उसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, और जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है उसके सामने वाला ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब ऐड हुई है ऑक्सीजन, रिडक्शन हुआ है मतलब निकली है ऑक्सीजन, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन जहाँ पर हुआ है उसके जस्ट अपोजिट वाला सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरह से इसमें बताया कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, कि रिएक्शन के थ्रू ही हमने समझ लिया है। इसके अलावा भी क्या होता है कि कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होती हैं, बिल्कुल ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो मैं ब्रीफ में आपको इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में भी बता देती हूँ क्या होती हैं। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यानी कि प्रेसिपिटेट का, किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का बन जाना। ठीक है ना। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होता है। ऑलरेडी मैंने बताया है आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर, प्रेसिपिटेट क्या चीज़ होती है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होता है जो मिक्स नहीं होगा। ठीक है ना। इनसॉल्युबल का मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन के अंदर घुल नहीं रहा है, ऊपर तैर रहा है या बॉटम के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो घुल नहीं रहा उसके अंदर, वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट, बॉटम में होगा। प्रेसिपिटेट जनरली बॉटम में ही जाता है, बॉटम में ही सेटल होता है ये। तो डेफिनेशन अगर हम देना चाहें इसकी, कैसे दे सकते हैं कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन हम कैसे करेंगे कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है जी।
तो इस तरह से हम ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं। प्रेसिपिटेशन, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक रिएक्शन है, मान लीजिए लाइम वाटर है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। जब लाइम वाटर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, जो लाइम वाटर है इसमें हम जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो इसमें बनता है CaCO3 प्लस H2O। ये CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, और ये प्रेसिपिटेट कैसा होता है? बॉटम में जम जाता है जाकर, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। इतना ही काफ़ी है प्रेसिपिटेशन के बारे में जानने के लिए आप लोगों को। आगे आता है आपका एक टर्म कोरोजन इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। तो इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूंगी कि आपकी ये चैप्टर जो है वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से रिलेटेड है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी डिटेल में कैसे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस की करी जाती है। और बैलेंसिंग से पहले आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी होंगी। एक मैं छोटा सा चार्ट भी बनाकर आपको दूंगी, जिसमें कि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के जो केमिकल्स होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की फॉर्म में मेटल्स हैं, उनके आपको सिंबल्स याद कर लेने हैं, जिससे कि आपको ये रिएक्शंस लिखने में, पहचानने में, बोलने में, सब में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम बैलेंसिंग सीखेंगे, लेकिन ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले कोरोजन एक प्रोसेस है। क्या होती है ये प्रोसेस देख लीजिए। The process of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acid, gases, etc. present in the atmosphere is known as corrosion. इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जब कोई भी मेटल जो है, किसी भी मेटल की अपर सरफेस के ऊपर वो कांटेक्ट में आती है मॉइस्चर के लगातार, या फिर लगातार एसिड के कांटेक्ट में आ रही है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है, तो जो डिफॉर्मेशन होता है अपर सरफेस का, वो कोरोजन कहलाता है। ठीक है। जब किसी भी मेटल पर अटैक कर रही है, मॉइस्चर के लगातार कांटेक्ट में है, मॉइस्चर समझते हैं नमी, एसिड के कांटेक्ट में है, तो क्या होता है कि अपर सरफेस खराब होनी शुरू हो जाती है। उसे कोरोडेड सरफेस बोलेंगे, कोरोजन होता है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर आर्टिकल्स, चांदी का अंगूठी, चांदी की कोई पायल, कुछ भी चांदी का सामान है, उस पर आप देखते हैं ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है कुछ टाइम बाद। क्यों? क्योंकि कई बार ओपन में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसमें मॉइस्चर भी ले गया, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी उसने रिएक्शन करा है। या फिर कोई आपने एक चीज़ और देखी होगी, कॉपर के, तांबे के बर्तन घर के अंदर, तो इन बर्तनों में आपने क्या देखा है? ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ जमा सा हो जाता है, ग्रीन सा सरफेस हो जाता है। ये सब कोरोजन का ही एक पार्ट है, एक तरीके से कोरोजन ही है ये सब कुछ। और ख़ास तौर से कोरोजन आपको देखने को मिलता है आयरन के अंदर, लोहे में जो कोरोजन हो रहा है वो क्या कहलाता है? रस्टिंग। जो आयरन आर्टिकल्स हैं, आयरन की जो चीज़ें हैं, अगर आयरन की सरफेस लगातार कांटेक्ट में आ रही है ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के, तो क्या बन जाता है? रस्ट बन जाता है, जिसे हम जंग भी कह सकते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, जंग लग जाना, तो रस्टिंग हो जाती है आयरन के अंदर। ठीक है जी। ये देखिए डायग्राम में दिखा भी रखा है कि किस टाइप से हरा, लाल, पीले, किस टाइप से ये कोरोजन की वजह से कलर भी चेंज हो गया है मेटल्स का। तो लगातार ये जो मेटल्स का होता किस लिए है? भी मैंने आपको कहा कि चाहे वो आयरन है या कॉपर है या फिर सिल्वर है, इनका कांटेक्ट होता है मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, एसिड के साथ, तो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। जो अपर लेयर है मेटल की जो है, वो केमिकल रिएक्शन इस ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि मेटल की अपनी प्रॉपर्टी वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर्टी ख़त्म होने लगती है, हल्की पड़ने लगती है, और जिसकी वजह से इन ऑब्जेक्ट्स के कलर भी चेंज हो जाते हैं, प्लस इनकी क्वालिटी भी ख़राब होने के डर रहता है, कमज़ोर, वीक भी पड़ जाते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर आपको पता ही है कि आयरन तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी पाइपलाइन, हर चीज़ के अंदर आयरन का इस्तेमाल होता है। काफ़ी खर्चा भी आ जाता है जब इनको मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। ठीक है ना, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है भाई, कोरोजन हो गया, जंग लग गई, तो उस पर पेंट करवाना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा आएगा। तो इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? रेगुलर जो है वो मेटल की सर्फेसिस वाले, मेटल वाले जो भी आर्टिकल्स हैं घर में, उनको पेंटिंग करते रहना चाहिए। पेंटिंग से सरफेस बच जाती है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना मेटल का ऑक्सीजन के साथ में, वो ख़त्म हो जाता है। पाउडर कोटिंग भी होती है, ऑयलिंग भी करवाई जाती है कई मेटल सर्फेसिस में। एक प्रोसेस और है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब जिंक की कोटिंग होती है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक्चुअली मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस मेटल के ऊपर, आयरन या स्टील का जो भी आपके यहाँ आर्टिकल्स है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करती जाती है। तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे, और इससे रस्टिंग से बचा जा सकता है।
ठीक है। रस्टिंग से बचना ज़रूरी है, काफ़ी कुछ पैसा खर्च हो जाता है बिना वजह, आर्टिकल देखने में भी बहुत बुरा लगता है, जंग लगा हुआ कोई भी चीज़ है, कमज़ोर भी हो जाती है वो मेटल। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंशन के लिए ये मेथड अपनाए जा सकते हैं, पेंटिंग कर दिया जाए मेटल सरफेस पे, ऑयलिंग कर दिया जाए, या फिर जिंक की कोटिंग कर दी जाए। तो ये तो हो गया कोरोजन के बारे में। अब एक और टर्म आपके सिलेबस में आती है, सबसे लास्ट टर्म है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? द टेस्ट एंड ओडर, ओडर मानी महक, टेस्ट मानी स्वाद, टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कोई भी भोजन, कोई भी फूड मटेरियल जिसमें कि ऑयल है, बहुत ज़्यादा फैट से बना हुआ है, ऑयली है, अगर उसको खुला हवा में काफ़ी टाइम तक रखा पड़ा हुआ है, डब्बे में खुला ही पड़ा हुआ है, कई दिन से पड़ा है किचन में, तो क्या होगा, उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात क्या होगा कि कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसमें स्मेल भी आनी, और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो फूड जो है वो खाने लायक भी नहीं रहता, एक्चुअली वो ख़राब ही हो जाता है एक तरीके से। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है, फूड जो है उसका ऑक्सीजन की उससे एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी रिएक्शन से ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्डर और टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है उस फूड मटेरियल का, बल्कि खाने लायक वो फूड मटेरियल नहीं रहता है। ठीक है ना। तो पता चल गया आपको कि रेंसिडिटी क्या प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, कि जब कभी ऐसा फूड जिसमें कि फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ओपन रहने की वजह से, तो उसकी टेस्ट और स्मेल सब कुछ चेंज हो जाता है। और ऑक्सीडेशन जब होता है तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिसे कि रेंसिड फूड बोलते हैं, जिसमें कि एक अजीब सी गंध होती है और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, इसलिए नेचुरली टेस्ट भी चेंज होता है और इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, और अगर खा लिया जाए तो हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए भी कुछ उपाय हैं। वो उपाय क्या है कि एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि जो इस टाइप का फूड मटेरियल बनाया, अचार बनाया, कुछ भी चीज़ बनाई है, उसके अंदर क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स को मिला दिया जाता है, तो रेंसिडिटी से प्रिवेंशन हो सकता है, बचाव हो सकता है। ऐसे जो फूड मटेरियल उनको एकदम एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद करके रखा जाए, ताकि कोई ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो ही ना, तो सड़ने से बच जाएगा। फ्रिज के अंदर रख दिया जाए तो भी रेंसिडिटी को, जो लो टेम्परेचर है वो भी रेंसिडिटी को बचाता है, तो फ्रिज में रख दिया जाए तो भी सेफ़ रहेगी चीज़। और एक चीज़ और बताई है, आप देखिए इसमें लास्ट पॉइंट में, कि जो चिप्स वगैरह आप खाते हैं मार्केट से, लेज़ के पैकेट ला रहे हैं या चिप्स के पैकेट लेकर आ रहे हैं, तो ये चिप्स के पैकेट क्या हैं, इनके अंदर भी एक तरीके की गैस भरी हुई होती है। ठीक है ना। इसको भी अगर आपने ओपन कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगा, स्मेल भी आएगी और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये पैकेट के अंदर बिल्कुल सील्ड फॉर्म में, कभी भी खोलो आप, चाहे 1 महीने बाद भी खोलोगे तो उसका टेस्ट वैसे ही रहता है, स्मेल भी वैसी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं भरी होती है, उसके अंदर भरी होती है नाइट्रोजन गैस, जिससे कि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन तो करेगी नहीं। ऑक्सीडेशन जो है वो प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है? ऑक्सीजन की वजह से। एयर में ओपन हो रहा है, ऑक्सीजन है वो कर रही है। लेकिन अगर पैकेट के अंदर फ्लशिंग कर दी गई है नाइट्रोजन गैस की, तो रेंसिडिटी से इस चिप्स वगैरह को बचाया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ वी विल डिस्कस द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया है।